नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। अब राजनीतिक गलियारे की बात हो रही है तो राजनीति जो है महाराष्ट्र की वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण जो है वो नवनीत राणा बनती नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बड़ी खबर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी के लिए खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर नवनीत राणा लगातार मांग करती नज़र आ रही है कि उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की जाए। सवाल बहुत है, जवाब कम है, क्योंकि यहाँ पर नवनीत राणा का जिस तरीके से बदलाव देखा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं राज ठाकरे पर जिस तरीके से लगातार फैसले आ रहे हैं उसको लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो आज हम अपने इस राजनीतिक गलियारे में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर महाराष्ट्र का असली मुद्दा क्या है। क्या उद्धव ठाकरे चाहते क्या सच में उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे सहयोगी प्रियांशी हमारे साथ मौजूद है आज इन सब बातों पे अपनी चर्चा रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो हालात है प्रांशी वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर सामने आई थी सबसे पहले कि नवनीत राणा दिल्ली के लिए महज 1 घंटे पहले निकली है और उससे पहले जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि न्यायिक हिरासत में जैसे मैं रही हूँ वैसे मैं चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे भी रहे। जैसे मुझे गिरफ्तार किया बिना बात के, मैं चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हो। तो क्या नवनीत राणा के कहने पर इस तरीके का माहौल बन सकता है? क्योंकि बीजेपी का जो सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहा जा सकता है ये सपोर्ट काफ़ी कुछ आगे दिखाने वाला है? देखिए कशिश, अगर बात की जाए यहाँ पर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही हुंकार भरी है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उन्होंने दावे कर दिए हैं, ऐसे कई बड़े बड़े दावे किए हैं कि अब वह रुकने वाली नहीं है। हालांकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन वह अपनी उन गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो तो ये कह रही है कि मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है, मैंने मीडिया से बात की तो, लेकिन उन्होंने केस को लेकर कोई बात नहीं की है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बारे में, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर वह निशाना साधती हुई नजर आए, दिल्ली पहुंचने से पहले ही उन्हें धमकी मिल गई कि 20 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया जाए। तो ऐसे में नवनीत राणा को ये धमकी जिस तरीके से मिली है तो जाहिर सी बात है उनका जो मनोबल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें ऐसी ही धमकी मिलती रही तो नवनीत राणा नहीं रुकने वाली है। और दूसरी ही तरफ जिस तरीके से बीजेपी का सपोर्ट मिलने को देखने वाली बात जो मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह से वह मुलाकात कर सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है तो नवनीत राणा और भी नहीं थमने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नवनीत राणा ने अब ये कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को शासनकाल सीखने की बेहद जरूरत है। जो शासन उनका चल रहा है महाराष्ट्र में, उन्हें वह सीखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस से। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे और अब वह वही सीख देना चाहती हैं उद्धव ठाकरे को। वह यहाँ पर चुनौती देती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से मेरे साथ जो अत्याचार हुए हैं वो अत्याचार दुनिया के सामने आने चाहिए, कि लॉकअप में मेरे साथ क्या हुआ, हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ, और पीठ पीछे जिस तरीके से वह लोगों के घर तोड़वाते हैं, वो तमाम चीज़ें उद्धव ठाकरे की सरकार की जो समय की हैं वो तमाम चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। और नवनीत राणा इसी वजह से इस आंदोलन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हैं। देखिए, नवनीत राणा यहाँ पर आंदोलन करती नजर आ रही है, यहाँ पर अपनी बातें रखती नजर आ रही है, लेकिन जब वो अस्पताल से बाहर आई तो वो देखने लायक वहाँ पर तस्वीरें थी कि किस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, एक के बाद एक धमकी देना शुरू की, मीडिया कर्मियों से बात की। लेकिन बता दें कि जो जमानत उन्हें दी गई थी वो लगभग 6 से 7 शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई थी, जिसमें से एक शर्त ये भी थी कि मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करनी, मामले को लेकर बातचीत नहीं करनी, उद्धव ठाकरे के बारे में बातचीत नहीं करनी। लेकिन इन शर्तों को यहाँ पर नवनीत राणा तोड़ते हुए नजर आई है। वहीं पर अगर देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे वहाँ पर, और उसके बाद हमने देखा कि जो मनोबल उनका जो और ज़्यादा बड़ा है वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद ही कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया। तो प्रियांशी, सवाल यही उठता है कि क्या कहा जा सकता है, क्योंकि पहले 3 नेता यहाँ पर बीजेपी के आए, उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, तो ये बीजेपी के नेताओं से मिलना जो हुआ है नवनीत का, वो पूरी तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने का काम करते हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे कुछ भी कहते हैं लेकिन मेरे साथ बीजेपी सपोर्ट्स है तो अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कशिश, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी तो केंद्र सरकार में है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ही जब आपके साथ खड़ी है तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार का क्या काम, क्योंकि राज्य सरकार से तो वह इस वक्त जंग लड़ रही है। और अगर यहाँ पर उद्धव
ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से वह बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर बीजेपी उनके सपोर्ट में खड़ी हुई है तो उन्हें बेहद बड़ा और सपोर्टिव सिस्टम मिल चुका है। और वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के बारे में कि आखिरकार बीजेपी नवनीत राणा के साथ क्यों खड़ी होती हुई नजर है, तो बीजेपी को लेकर इस वक्त जो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि मैं और आप भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, हिंदुत्व को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार है उसका हिंदुत्व खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर मनसे के चीफ राज ठाकरे यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर कई बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बोला नहीं कि मैं हिंदुत्व के लिए खड़ा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो एक सामाजिक मुद्दा है, लाउड स्पीकर विवाद ये सामाजिक मुद्दा है। दूसरी ही तरफ उनका झुकाव बीजेपी की तरफ भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए नवनीत राणा जो बीजेपी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है और बीजेपी उनकी तरफ, तो यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अब अपना गढ़ बनाना चाहती है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की, आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उनकी नजर है। लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में तो उद्धव ठाकरे की सरकार पर लोगों ने ये कमेंट कस दिया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अगली बार नहीं हो सकती है। जी प्रियांशी, जिस तरीके से प्रियांशी ने भी यहाँ पर ये बात रखी है कि महाराष्ट्र की सियासत को देखकर नहीं कहा जा सकता कि उद्धव ठाकरे की सरकार एक बार दोबारा से सियासत में आ सकती है। लेकिन देखिए वो तो चुनाव का माहौल है और हमेशा कहा जाता है कि चुनावों के समय एक मुद्दा ज़रूर ऐसा उठता है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरता है, और इस समय मुद्दा यहाँ पर लाउड स्पीकर है, हनुमान चालीसा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या भगवान का नाम लेकर जीतना जायज़ है यहाँ पर, कि कहा जा रहा है जिस तरीके से अयोध्या का मुद्दा जो उठाया गया है, क्योंकि अयोध्या को लेकर भी अब लगातार सवाल आ रहे हैं, जहां पर बृजभूषण ने कहा था, जो नेता है बीजेपी के, कि पहले माफी मांगनी पड़ेगी राज ठाकरे को, उसके बाद वो वहां आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमने लगातार ये चीजें देखी और वहीं पर आदित्य ठाकरे जो है वो 10 जून को जाएंगे अयोध्या। तो प्रियांशी, सवाल इस चीज में ये है कि क्या भगवान राम पर भरोसा करके इस तरीके से भगवान राम का नाम ले लेके चुनाव जीतना और आपसी रंजिश को और बढ़ावा देना क्या सही करती नजर आ रही है यहाँ पर शिवसेना? देखिए कशिश, अगर हम गौर करें 2014 की तरफ, साल 2014 के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो बीजेपी ने उसी तर्ज पर जीत हासिल की थी। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से जो विवाद फैला था, बाबरी मस्जिद को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो भी ऐसी चीजें सामने आई थी बीजेपी को लेकर, उस दौरान हमने देखा कि बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर भगवान को ध्यान में रखते हुए उनकी तर्ज पर वोटिंग बैंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये सब कुछ इतना जायज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आ रही, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो चुप्पी साधे हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर नवनीत राणा जो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आई। लेकिन ये बात तो अब यहाँ पर पर्सनल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रवि राणा ने यहाँ पर बात कह डाली है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार ने जो फैसले लिए, लोगों के घर तोड़वाए, मेरे पास उतने घर नहीं है जितने की संजय राउत के पास हैं, जितने की उद्धव ठाकरे के पास हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर इतनी नहीं देखी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ देखने को ये मिला है कि नवनीत राणा यहाँ पर कदम आगे बढ़ाती ही चली जा रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भगवान के नाम पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है कि वो होनी चाहिए, लेकिन नवनीत राणा फिलहाल अब अपने अत्याचारों को लेकर आगे आ चुकी है। प्रियांशी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने हमारे तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब दिया। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि नवनीत राणा दिल्ली जब पहुंचेगी तो उसके बाद देखना जायज़ होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार से मिलके, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं से मिलके, क्योंकि जेपी नड्डा से भी मिलने की बातचीत पर यहाँ पर अड़ी हुई है, तो देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसले होते हैं, क्या ऐलान किया जाता है। और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नवनीत राणा ऐसा चाहती है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर क्या फैसला होता है ये देखना जायज़ होगा। लेकिन आपका क्या कहना है उद्धव ठाकरे के तानाशाही माहौल को लेकर? अपनी राय जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पे। नमस्कार।